हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। ये हमारा लेक्चर 9 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर 9। अब जो लेक्चर 9 में हम वो पढ़ेंगे जो हमने लेक्चर 8 में कुछ रह गया था। जो हमारा लेक्चर 8 में कुछ छूट गया था उसे हम पढ़ेंगे लेक्चर 9 में। तो जो लेक्चर 9 है वो हमारा है आज। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। हमारे 2 क्वांटम नंबर्स उसमें छूट गए थे। क्वांटम नंबर्स कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको यहीं समझा दूंगा। और इसी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पास में हाइजेनबर्ग का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसे भी हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना इसमें। तो जो हमारे पास में है थर्ड वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसे डिफाइन करते हैं, क्लियर करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डोनेटेड बाई ME और M। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसे हम डिनोटेड करते हैं किससे? ME से और M से। इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेड इन स्पेस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये डिस्क्राइब कर देता है किसे? पर्टिकुलर ऑर्बिटल को। ठीक है, कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल में स्पेस लेता है, किस ऑर्बिटल में वो रहता है। इट्स वैल्यू इज बिटवीन -L टू +L। इसकी जो वैल्यू होती है वो -L से +L के बीच की होती हैं। एंड इट रियल वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे? लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे, कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, हैज बीन एंटर्ड। ठीक है, किस ऑर्बिटल में वो जा रहा है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ MR इक्वल टू 12+1 और n² की जो वैल्यू होती है किसकी? M की, वो कितनी होती है? 12+1 होती है, या फिर इसे हम n² से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में। फिर हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंस समझाए हैं यहाँ। तो इंपॉर्टेंस जो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल इज इक्वल टू n²। कि किसी सेल का में जो नंबर होता है किसका? ऑर्बिटल्स का, वो कितना होता है? n²। ठीक है, किसी सेल में ऑर्बिटल का जो नंबर होता है वो n² होता है। वेयर n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आपको क्या काम करना है? आपके पास में कोई सेल है, ठीक है, आपके पास में सेल 1 है, आपको इसमें ऑर्बिटल निकालने हैं। तो आप क्या काम करोगे? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होगा जो किसमें होता है? S में। आपके पास में 2 सेल हुई तो आप क्या काम करोगे? 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल S का रहेगा और 3 किसके आ जाएंगे? P के। इस टाइप से इसके ऑर्बिटल हम निकाल सकते हैं। एक S का है और 3 किसके हैं? ये P के। फिर इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है इसे एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इसे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इज इक्वल टू 12+1। ठीक है, किसी ऑर्बिटल में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होंगे एक सबसेल में, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 12+1 के। ठीक है, इस 12+1 से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। अब यहाँ में बताया गया है कि L क्या है इसमें? L बराबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे कि आपको S सबसेल में निकालना है तो S सबसेल में कैसे निकाल देंगे? 12+1। अब S के लिए कितना होती है L की वैल्यू? 0+1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपको निकालना है P के लिए, तो P के लिए L की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 2 × 1 + 1 इक्वल टू 3। इस टाइप से आप इसे निकाल देंगे, जिस टाइप से मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ आप इसे इस टाइप से आराम से निकाल देंगे। फिर बात करेंगे किसकी? पॉइंट नंबर 3 की। द शेप ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल आर एज फॉलोज। की जो शेप होती है किसकी? सबसेल की, वो कैसी हो सकती है? S ऑर्बिटल की कैसी होगी? स्फेरिकल। P ऑर्बिटल की होगी डबल डंबल के आकार की। D की कैसी होगी? P की होगी डंबल के आकार की, D की होगी डबल डंबल की, और F की कैसी होगी? ट्रिपल डंबल के साइज की। बात करेंगे अगली स्लाइड में। तो यहाँ फिर हमें कुछ और समझाया गया है कि वैल्यू ऑफ L के लिए कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। 0 होगा तो S पॉसिबल है, 1 होगा तो D, 2 होगा तो P, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। और ये वैल्यूज भी हैं। S के लिए केवल 0 होगी, केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। P की बात करेंगे तो P के पास में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी इसकी? 3 हो जाएंगी। अगर D की बात करेंगे तो D की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वे ऑर्बिटल्स भी कितने होते हैं? 5। ठीक इसी प्रकार से आपकी वैल्यू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वे ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? वे ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास में 7। ठीक है, हर किसी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? अलग अलग से हो जाएगी, जिस टाइप से आपको ये शो करी हुई है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपनी लास्ट की क्वांटम नंबर्स, जो है क्या?
स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब स्पिन क्वांटम नंबर्स केवल एक चीज को डोनेटेड करती है कि वो किस प्रकार से स्पिन कर रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप से स्पिन कर रहा है, ये इसे ही डोनेटेड करती है। तो इसमें लिखा हुआ भी है स्पिन क्वांटम नंबर्स इज डोनेटेड बाय ms और s। जो स्पिन क्वांटम नंबर्स होती है इसे आप ms से और s से डिनोटेड कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिस्क्राइब करता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रोटेट टू क्लॉकवाइज, जब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जो s की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस के 1/2। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज द वैल्यू ऑफ s इज -1/2, ठीक है, क्लॉकवाइज करेगा तो प्लस 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फिर -1/2। ईच ऑर्बिटल्स कैन ओनली होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, की जो एक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक ऑर्बिटल होता है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है या रख सकता है। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल इट विल स्पिन इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्बिटल के पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वे कैसे रहते हैं, वे रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ स्पिन मोमेंट कैन बी मेजर्ड एज फॉलो। जो स्पिन जो वैल्यू है इसकी मोमेंटम की उसे हम किससे निकाल सकते हैं, उसे हम निकाल सकते हैं किससे, MVR से। MVR किसके इक्वल होता है, h/2π √s इन ब्रैकेट s+1, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम मतलब संवेग, पढ़ा होगा आपने कभी 12th क्लास में फिजिक्स में। निकाल सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ जो हमारे पास में s है, ये s ही क्या है, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर्स है। स्पिन क्वांटम नंबर्स को आप हिंदी में तो समझ गए होंगे, ये क्या होता है हमारा, ये चक्रण क्वांटम संख्या है, ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या। बहुत पढ़े होंगे इसे आप 9th में 12th में, ठीक है। फिर इसके बाद में चलते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में हमने शो कर रखी है जो हमारे पास में सेल्स थी, किसके लिए क्या सिंबल्स था। तो यहाँ हमने लिखा हुआ भी है फॉर क्वांटम नंबर्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल आर गिवन इन द टेबल आर एज फॉलोज, ठीक है, कि किसी भी सेल में कुल कितने नंबर्स हो सकते हैं, किसके, क्वांटम नंबर्स के, वो हमने इस टेबल में यहाँ शो कर रखा है। हमने क्या लिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि पहली सेल है इसे हमने किससे शो कराया है, यहाँ के से। जो हमारी फर्स्ट वाली सेल है इसे हमने किससे शो कर रखा है, के से। तो के में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो इसमें अगर केवल ऐसी पॉसिबल होगा, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एम की वैल्यू भी 0, +1 + 1/2 और -1/2 ही 2 वैल्यू हो सकती है किसकी, एस की। तो ये तो सेम आ जाएगा। बात करेंगे एल वाली सेल की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो एस और पी दोनों पॉसिबल होंगे। एस के लिए एल की वैल्यू 0 और पी के लिए 1। एस के लिए की वैल्यू होती है एम की 0 और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एम की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। बात करेंगे एम सेल में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो एस पी डी तीनों पॉसिबल हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएंगे, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो इसमें हमने वैल्यू भी इसी टाइप से बना रखी है प्यारे बच्चों, यहाँ आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये डी के लिए है, सॉरी ये पी के लिए है और ये किसके लिए है, डी के लिए। ये इसी टाइप से हमने इसमें वैल्यू बनाई हुई है। ये इलेक्ट्रॉन हमने समझा रखे हैं, दूसरी सेल से, और ये कौन सी है, तीसरी। यहाँ कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल भी आपको सही से समझ में आ गई होगी। इनमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, जो मैं आपको पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में ठीक इसी टाइप से आपको क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी आपको मैं समझाता हुआ चला जाऊँगा, समझाता हुआ जा भी रहा हूँ। जो टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं ये कोई 12th क्लास नहीं है, BSc है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। हुंड का रूल आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा एक्सप्लेन द हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, साफ साफ उसमें लिखा हुआ होता है। आपसे श्रोडिंगर इक्वेशन पूछ लेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन श्रोडिंगर इक्वेशन। तो उसमें कंप्लीट पूछा जाएगा आपसे, कुछ उसके साथ में और जुड़ के आएगा तो वो भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 12th क्लास की तरह सवाल नहीं आएंगे कि बीच में से उठ के कोई सवाल आ गया पता नहीं कहाँ से आया, हमें नहीं पता। तो यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और सीधे सीधे भी जवाब नहीं दे पाते हैं बच्चे। तो आपको कोशिश करना है खूब अच्छे तरीके से, खूब मेहनत से बनना है और जवाब भी आपको सीधे सीधे देना है और फिर दोबारा से आपको वही अपनी टॉपर वाली कंडीशन तैयार करनी है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 17Cl। ये हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हमें सोल्व करना है। तो जिसके भी आपको क्वांटम नंबर्स निकालने हो सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा।
सबसे पहला काम आपको यही करना है, लिख लिया जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर पूछ रखा है आपसे कि कौन से इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पूछ रखा है तो आप सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl-। यहाँ पूछ रखा है लास्ट वाले की निकालनी है, तो आपको निकालनी है किसकी, 3d5 की। ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है इसके लिए निकालना है आपको इस वाली कंडीशन में। तो जो हमारे पास में सबसे पहले जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स कितना है, इसमें 3 है, तो हमने l की वैल्यू लिख दी इसमें। फिर इसके बाद में हमसे पूछा जाता है दूसरे नंबर पे l की वैल्यू कैसे निकलती है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए कितना होता है 2। कौन है इसमें, d है मेरे भाई। जब d है इसमें, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है हमारे पास में, यहाँ ये हम निकाल तो सही रहे हैं मगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये इसका गलत लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखा जाएगा इसमें 4s2। डी की बात करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, चाहे इसे जोड़ के देख लीजिएगा आप, 2 और 2 4 और 6 10, और यहाँ कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास में 10 और 6 सॉरी 10 और 8 18 अधिक हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत हो जाएगा, 4s भी नहीं आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले तो आप इसे सही कर लीजिएगा। ये जो 3d5 लिखा हुआ है ये इसमें है ही नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, और यहाँ भी क्या है 3p5, ये भी क्या है 3p5 है। लास्ट का इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो हमें ये निकालना है कि जो 3p5 है इसका निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ सेल्स सबसे शुरू में लिखा हुआ होता है, तो ये n की वैल्यू होती है, लिख दिया हमने। अब हमें पता है s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, p के लिए कितना होता है 1 होता है, ये समझा रखिए देखिए हमने कि l की जो वैल्यू होती है s के लिए 0, p के लिए 1। तो हमारे पास में यहाँ कौन है, p है, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हमने क्या लिख दिया है 1। अब इन इलेक्ट्रॉन को भर लीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको 5 मिले हुए हैं ये हमने भर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से भरती है। तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन आया है हमारा वो कहाँ आया है, वो आया है हमारा 0 वाले के सामने। -1 वाले के सामने आता तो -1 वैल्यू आ जाती है, +1 वाले के सामने आता तो +1 आ जाती। किसके सामने आया 0 के लिए, तो m की वैल्यू 0 लिख देंगे, ठीक है। आप देखिएगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का मुंह कहाँ है, ऊपर को है कि नीचे को है। अगर नीचे को है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना लिख देंगे -1/2। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमसे पूछा गया है व्हाट आर द NLM वैल्यू फॉर 2x1 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास में आया हुआ है 2p1x, ठीक है, x में एक इलेक्ट्रॉन है। चलिएगा अब सवाल को सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू बतानी होती है, n की। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है, जो इसके सामने लिखा हुआ होता है कितना है 2। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमें वैल्यू निकालनी है l की। l की वैल्यू डिपेंड करती है sp/df पे, तो इसके पास में कौन है p है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कौन है p, तो p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। हमने इनमें पहले से लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे। फिर हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो किस में भर रहा है, -1 के सामने भर रहा है, तो m की वैल्यू -1 लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन कैसा है, पहल की बार भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मुंह भी ऊपर को है, तो क्या होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी +1/2 आ जाएगी। ये सवाल भी हमारा इसी टाइप से हो गया। अगले सवाल में चलते हैं। अगला हमारे पास में जो सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 3 है हमारे पास में। इन्होंने हमसे पूछा है कि 10th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है किसके, पोटेशियम के, ठीक है। लास्ट के इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं पूछा है, 10th वे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो 10वां जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका वो यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि देखिएगा 2 2 4 और 6 10, ठीक है, यहाँ 10 है, तो ये 10वां इलेक्ट्रॉन यही है, 2 + 2 = 4 + 6 = 10। तो ये निकालना है आपको किसका, 2p6 का। इसका नहीं निकालना है, जिसका पूछा हुआ है उसका ही निकालना है, इसमें निकालना है आपको। तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितना है 2, तो हमने कितना लिख दिया 2। कौन आया हुआ है p, और p के लिए जो वैल्यू होती है l की वो कितनी होती है 1 लिख दिया जी। और पहला जो 10वां इलेक्ट्रॉन है अब हम इसे भरेंगे, ये जो 10th वाला इलेक्ट्रॉन है अब हम इसे भरेंगे। कितने हैं इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। कहाँ जा रहा है ये, यहाँ जा रहा है लास्ट का इलेक्ट्रॉन, किसमें +1 में, तो +1 रख देंगे। मुंह कैसा है इसका, नीचे को है, तो -1/2। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन 3rd भी इसमें हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन 4।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है व्हाट आर द NLM वैल्यूज ऑफ 3px1 इलेक्ट्रॉन। सेम पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का ही ये है। ठीक है, यहाँ कितना है 3p1x। जब 3p1x के लिए निकाल देंगे तो n की वैल्यू तो ये आ जाएगी जो सबसे शुरू में लिखी हुई है। l की वैल्यू p के लिए कितना होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया है इसमें। और फिर m की वैल्यू निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे शुरू वाले में रह जाएगा। s में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऊपर को है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 1/2 आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं इसमें अगले रूल में। अब हमारे पास में एक रूल आ गया है, ये रूल हमें यहाँ वेरीफाई करना है। रूल है हमारे पास में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था, वर्नर ने दिया था, वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था इन 1927 में। तो ये जो रूल दिया हुआ है ये किसका है, वर्नर हाइजेनबर्ग का दिया हुआ है, 1927 में दिया हुआ है। दिस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स। ठीक है, ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ किसके ऊपर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स के ऊपर, या उसी की सहायता से ये बनाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू फाइंड द एग्जिट पोजिशन, बिल्कुल सही पोजिशन एंड मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का एट द सेम मूवमेंट। ठीक है, किसी एक ही समय पर। ठीक है, आप इसे हिंदी में पढ़ चुके होंगे कि हिंदी में बताया गया होगा कि किसी गतिशील कण के स्थिति और वेग या संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है। देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है टू फाइंड ज्ञात करना, टू एग्जिट पोजीशन बिल्कुल सही पोजीशन और मोमेंटम संवेग, वेलोसिटी वेग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, एट द सेम मोमेंट, किसी एक ही समय में। मैथमेटिकल रिप्रेजेंट ऑफ दिस एज फॉलोज, इसे हम मैथमेटिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 और डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। इस टाइप से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर इसके बाद में अब यहाँ हमारे पास में जो m है वो m क्या था, वो था मास ऑफ ऑब्जेक्ट। डेल्टा x क्या था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में अनिश्चितता। डेल्टा v क्या था, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में अनिश्चितता। डेल्टा p क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में अनसर्टेनिटी इन मूवमेंट की, मूवमेंट में संवेग में अनिश्चितता। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है 6.6274 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड। फिर इसके पास में हमारे लिखा हुआ था पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 हम इसमें रख सकते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी प्रूव्ड, ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रयोग था, ये प्रूव करता है दैट द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ठीक है, कि जो मोमेंटम है और क्या है, पोजीशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। द ऑब्जर्वेशन कैन बी प्रूव्ड दैट द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट होता है। व्हेन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम देन इट पोजीशन और वेवलेंथ विल बी इंक्रीज। ठीक है, अगर हम इसके मोमेंटम को बढ़ा देंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसा होगा, मिनिमम होगा, देन इट पोजीशन और वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, तब इसकी पोजीशन और जो वेवलेंथ होगी वो भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। चलिए इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो जो हमारे पास में वेरिफिकेशन, इसे देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो ड्यूअल नेचर होता है किसका, मैटर का, इलेक्ट्रॉन एंड वेव लाइक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। सो इट्स पाथ विल नॉट बी सर्कुलर और मूविंग कंडीशन, तो इसका जो पाथ होता है, इसका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर नहीं होता है, कैसा होता है, मूविंग होता है। इट्स पाथ विल नॉट सर्कुलर, इसका पाथ जो है वो सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर का मतलब बिल्कुल एकदम गोले के जैसा सीधा नहीं होता है। इट चार्ज इट पोजिशन रेगुलरली, चेंज इन पोजिशन रेगुलरली, जिसका मतलब है कि ये अपनी पोजिशन को रेगुलरली लगातार चेंज करते रहते हैं। इन दिस स्टेट, इस कंडीशन में द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाइंड आउट, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास में न्यूक्लियस है,
और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से चक्कर लगा रहे हैं। तो कभी तो इसकी डायरेक्शन होगी पास में, कभी इसकी हो जाएगी दूर, ये पास में ये दूर, ये फिर पास में ये फिर दूर, ये पास में ये फिर दूर। तो इस टाइप से एक कंडीशन कैसी हो जाएगी, जो इसकी पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो कैसी रहेगी, वो एक जगह नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो मोमेंटम है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डिपेंड करती है किस पे, मोशन की डायरेक्शन पे। मोशन का मतलब गति। ठीक है, तो ये और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, इसके जो गति करने की दिशा है उस पर भी ये डिपेंड करती है। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन विल रेगुलरली चेंज इट्स डायरेक्शन। जब कोई इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता है तो वो अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है। दैट्स वाई एग्जिट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन नॉट बी फाइंड आउट ए मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि किसी जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है अगर वो वेलोसिटी में होगा तो हम उसका जो पोजीशन है उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई एग्जिट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन नॉट बी फाइंड आउट द मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूविंग करेगा, तो आप उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे यहाँ हमने पढ़ा हुआ है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज आल्सो यूज ए डिस्कार्डिंग ओल्ड एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, जो हमारे पास में पहले एटॉमिक मॉडल थे उनसे क्या हो गया है, इसने इट इज आल्सो यूज, इसे यूज कर सकते हैं इन डिस्क्राइबिंग ओल्ड एटॉमिक मॉडल्स। जो ओल्ड एटॉमिक मॉडल से उन्हें एक्सप्लेन करने में, उनसे आगे बढ़ने में। फिर इसके बाद में हमारा पॉइंट 2 है, इट कैन वेरीफाइज दैट ए मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एंटर इन ए न्यूक्लियस। और इससे ये भी वेरीफाई हो जाता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, इन न्यूक्लियस के लिए हम इसमें क्या काम करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकाल देंगे। तो वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, 5.6 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। जब हम यही वेलोसिटी निकाल देते हैं किसके लिए, आउटर के लिए, कि जब बाहर की वेलोसिटी कितनी होगी तो ये निकल के आती है कितनी, 5.6 इंटू 10⁻7। तो ये कम है और वो कैसी है, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ समझिएगा, इट मीन्स दैट इनसाइड द न्यूक्लियस स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कि जो कैसी है स्पीड जो है उसकी वो लाइट से भी ज़्यादा है। इट मीन दैट इनसाइड द न्यूक्लियस स्पीड, इसका मतलब ये है जो न्यूक्लियस की स्पीड है ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी जो मूविंग स्पीड है इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड की लाइट से भी कैसी है, ज़्यादा है। विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। सो ए मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एंटर इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।